नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKY संदीप खालसा सर पे। दोस्तों, एक और बेहतरीन क्लास लेके मैं आपके सामने हूँ और जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें ये अगली क्लास रहेगी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का। कमेंट भी करके बता रहे हैं, व्हाट्सएप पे बता रहे हैं कि ये क्लास कंटिन्यू रखें। ठीक है, इसी सीरीज़ के अंदर एक और नई क्लास लेके मैं आपके सामने हूँ और देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो मेरे पास प्रीवियस ईयर का पेपर ही है और जिस बच्चों ने जो पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जो आंसर दिया है, मैं आगे उनका नाम भी लूँगा और उस क्वेश्चन पे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा की किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। जॉर्ज थॉमस ने 1797 के अंदर किसको अपनी राजधानी बनाया था, वर्तमान में हरियाणा के शहर को। तो किसको बनाया था, आंशी को बनाया था। आंशी को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। आंशी को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ पे क्या स्थापित की, टकसालें स्थापित की। 1782 के अंदर ये कहाँ आता है, ये मद्रास आता है, मद्रास से आता है 1782 में कहाँ आता है, मद्रास आता है। और फिर बाद में ये बेगम सरूर की सेना में भर्ती होता है। 1803 के अंदर 1802 के अंदर इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, बहरामपुर में। और इसने अपनी कोठी कहाँ बनाई थी, हिसार के अंदर, जो क्या थी, जॉर्ज कोठी थी, लेकिन वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, जहाज कोठी कहते हैं। क्योंकि उस टाइम जो अपने लोग थे ना, भारतीय लोग, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो जॉर्ज को जहाज कहने लगे। तो वो क्या रहेगी, जहाज कोठी कहाँ रहेगी, हिसार के अंदर रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और आंशी की बात करें तो आंशी का किला, आशीरगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था पृथ्वीराज चौहान, जिसे क्या कहते हैं, तलवारों का किला किसे कहते हैं, आंशी के किले को कहते हैं, तलवारों का किला आंशी के किले को कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, पता नहीं कब हुआ था ये, और जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। यानी महिला साक्षरता दर यानी किस जिले की न्यूनतम है 2011 के अनुसार। अब 2021 में फिर जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं लगता भी अब 2021 में जनगणना होगी। ठीक है, तो 2011 के अनुसार सबसे न्यूनतम साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर किस जिले की है, तो वो मेवात की रहेगी। मेवात की साक्षरता दर सबसे कम रहेगी। पुरुषों की बात करें तो वो भी मेवात की सबसे कम रहेगी। और न्यूनतम साक्षरता दर भी आ जाए ना, तो वो भी किस जिले की है, वो भी मेवात की रहेगी। अगर साक्षरता दर सबसे अधिक आ जाए, तो वो किस जिले की रहेगी, वो रहेगी गुरुग्राम की। अगर पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक आ जाए, वो किस जिले की है, वो रेवाड़ी की रहेगी। अगर महिलाओं की आ जाए, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस जिले की है, तो वो गुरुग्राम की रहेगी। ठीक है, यानी सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले की है, गुरुग्राम की है। महिला की आ जाए तो वो गुरुग्राम की रहेगी, पुरुषों की आ जाए तो वो रेवाड़ी की। ठीक है, सबसे कम मेवात की, न्यूनतम महिला साक्षरता दर न्यूनतम किसकी है, मेवात की। और वैसे भी सबसे कम किसकी है, मेवात जिले की रहेगी। अब लिंगानुपात की बात करें वो उल्टा है। लिंगानुपात सबसे अधिक आ जाए ना, तो वो रहेगा मेवात का लिंगानुपात, सबसे अच्छा मेवात का लिंगानुपात। यानी अनपढ़ लोग है फिर भी लिंगानुपात की बात करें ना, तो वो सबसे अच्छा है किसका, मेवात का। अगर सबसे खराब आ जाए वो किसका रहेगा, गुरुग्राम का। यहाँ की महिलाएं भी पढ़ी लिखी है और सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे किस जिले में, गुरुग्राम में। यानी फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ, जब लड़का और लड़की में हम सही उनका चयन भी नहीं कर सकते भाई, ये लड़की भी हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है। हर घर की जो शान होती है वो लड़की होती है। तो वो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो यानी मेवात का साक्षरता दर सबसे अच्छा रहेगा और गुरुग्राम का सबसे खराब रहेगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या आ जाए तो वो किस जिले की है, वो फरीदाबाद की रहेगी। किसकी रहेगी,
फरीदाबाद की रहेगी। जनसंख्या घनत्व भी अगर बात करें ना तो वो भी किस जिले का अधिक है? फरीदाबाद का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व आ जाए तो वो किसका रहेगा? सिरसा का रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, और नार वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? नार वन्य जीव अभयारण्य तो ये किस जिले में रहेगा? देखो ऑप्शन इसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और मेवात। तो ये कहाँ रहेगा? रेवाड़ी के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा? रेवाड़ी के अंदर रहेगा। अगर आ जाए राजा नार सिंह का संबंध कहाँ से था तो वो कहाँ से रहेगा? बल्लभगढ़ से। ठीक है, बल्लभगढ़ का शेर किसे कहते हैं? राजा नार सिंह को कहते हैं। यार नार सिंह वन्य जीव अभयारण्य का रहेगा? रेवाड़ी के अंदर रहेगा। अबूब शेर वन्य जीव अभयारण्य आ जाए तो अबूब शेर वन्य जीव अभयारण्य तो ये कहाँ रहेगा? सिरसा के अंदर रहेगा। वैसे मैं ये करवा चुका हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर में, शायद पहली क्लास में था। ठीक है, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य ये रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ठीक है, खोल ही रेतान, खोल ही रेतान तो ये कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर। खोल ही रेतान कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ रहेगा? ये रहेगा यमुनानगर में। और खप्परवास और भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ रहेंगे? ये रहेंगे झज्जर के अंदर। झज्जर के अंदर है रहेंगे। यानी ये वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के अंदर 8 वन्य जीव अभयारण्य है। एक हमारा रहेगा, वो बच्चे कमेंट करके बताएंगे और अगली वीडियो के अंदर मैं उनका नाम भी लूंगा। जो पिछला जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो नीरज भाकर ने सही दिया, तरुण चोकर ने सही दिया है और पिंकी शर्मा ने उसका आंसर सही दिया है। और मैं इस क्लास में भी एक क्वेश्चन और पूछूंगा और जो पिछला क्वेश्चन था उसके क्वेश्चन पे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक और रह गया हमारा। कितने हो गए? 7 हो गए। तो एक और रहेगा, वो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? हरियाणा तिलक जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? तो ऑप्शन देखो, हरियाणा तिलक के नेकीराम शर्मा, श्री राम शर्मा, बलदेव सिंह, सर छोटू राम। तो हरियाणा तिलक के कौन थे? हरियाणा तिलक के तो कौन थे? श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा। इनकी 2 रचना और भी थी, कौन सी थी? हरियाणा नवरत्न, हरियाणा नवरत्न और हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास। तो ये किसकी रहेगी? ये भी श्री राम शर्मा की रहेगी। और ऑप्शन कौन सा इसमें रहेगा? सर छोटू राम। सर छोटू राम की बात करें ना तो इनकी कौन सी थी? सर छोटू राम की जाट गजट, जाट गजट जो कब प्रकाशित हुई थी? 1916 के अंदर। साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी और उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी, उर्दू भाषा में। और कौन सा ऑप्शन है? पंडित नेक्कीराम शर्मा, पंडित नेक्कीराम शर्मा। केलंगा गांव भिवानी से इनका संबंध रहेगा। सर छोटू राम का अगर बात आ जाए तो इनका संबंध रहेगा जिसे आज छोटू राम नगर भी कहते हैं, गड्डी सांपला रोहतक से। तो नेकीराम शर्मा की कौन सी थी? संदेश। और कब प्रकाशित हुई थी? 1930 के अंदर प्रकाशित हुई थी। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हरियाणा तिलक जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? तो श्री राम शर्मा। इनकी और पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा नवरत्न, हरियाणा का इतिहास। साथ में बोला करो, याद हो जाएगा। पंडित नेकीराम शर्मा की आज संदेश 1930 में प्रकाशित हुई थी। सर छोटू राम की आज जाट गजट साप्ताहिक पत्रिका थी, 1916 में प्रकाशित हुई थी और उर्दू भाषा में थी। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाई गई है? यानी काकरोई सूक्ष्म विद्युत परियोजना बनाई गई है, किस नहर के ऊपर बनाई गई है? तो ये कहाँ रहेगी? सबसे पहले ये मैं आपको बताता हूँ। जो काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है ना, काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना ये रहेगी सोनीपत में। कहाँ रहेगी? सोनीपत में। और किस नहर पे है? तो ये पश्चिमी यमुना नहर पे है।
किस नहर पर रहेगी? पश्चिमी यमुना नहर पर रहेगी। और ऑप्शन कौन सा? भिवानी, भाखड़ा नहर, गुड़गांव नहर। तो ये यानी ये कहाँ रहेगी? ये पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर रहेगी। पश्चिमी यमुना नहर की बात करें तो ये कब बनाई गई थी? 1879 के अंदर बनाई गई थी। दो नहर निकाली गई थी, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश के अंदर है और जो पश्चिमी यमुना नहर है ये हरियाणा के अंदर रहेगी। इसके ऊपर जो सूक्ष्म जो जल विद्युत परियोजना ये सोनीपत के अंदर बनाई गई थी। अगर भिवानी नहर की बात करें तो इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर कहते हैं। भिवानी नहर को दूसरा नाम क्या है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर किसे कहते हैं? भिवानी नहर को कहते हैं। अगला ऑप्शन कौन सा था? भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा बांध बना के निकाली गई है। यानी भाखड़ा बांध किस नदी पे? सतलुज नदी पे। और कौन सी नहर निकाली गई है? भाखड़ा नहर। और हरियाणा में बात करें तो ये टोहाना नामक स्थान से, जिसे क्या कहते हैं, जिसे नहरों का शहर भी कहते हैं। तो टोहाना कहाँ रहेगा? फतेहाबाद में। तो हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? फतेहाबाद में टोहाना नामक स्थान से। ठीक है। और गुड़गांव नहर की बात करें ना, गुड़गांव नहर की, ये ओखला नामक स्थान से, ओखला बांध है दिल्ली के अंदर यमुना नदी के ऊपर, ओखला बांध से निकाली गई है गुड़गांव नहर। ओखला बांध जो गुड़गांव और फरीदाबाद में क्या करती है? सिंचाई करती है। यानी ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? निम्न में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? तो कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? ऑप्शन देखो, अंबाला, सिरसा, गुड़गांव और उपरोक्त सभी। लोकसभा की सीट कौन सी आती है? देखो ऑप्शन कौन सा है? अंबाला, सिरसा और गुरुग्राम। अंबाला, सिरसा और गुरुग्राम। तो सामान्य वर्ग में कौन सी आती है? गुरुग्राम में आती है। आरक्षित में कौन सी आती है? लोकसभा की सीट अंबाला और सिरसा जो आरक्षित में आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही रहेगा? गुरुग्राम सही रहेगा। अगर कुल लोकसभा सीट की आए ना हरियाणा के अंदर, पूछा गया कितने सांसद लोकसभा से चुने जाते हैं, तो 10 चुने जाते हैं। राज्यसभा से कितने चुने जाते हैं? 5। ठीक है। और विधानसभा में कितने चुने जाते हैं? 90 चुने जाते हैं। यानी ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो तो कमेंट करके बता देना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी पता है। तो अपने दोस्तों को मैंने आपको कहा था भी 5-5 सब्सक्राइब करवा देना, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ के लेखक कौन रहेंगे? तो इनके लेखक ऑप्शन में देखो, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी रामदेव, आचार्य बलदेव। तो कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद क्या रहेंगे? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक रहेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं। भी हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा कहाँ मानते हैं? हरियाणा में मानते हैं। सबसे ज्यादा किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर रहेगा? ब्रह्म सरोवर तो ये किस स्थान पर रहेगा? ऑप्शन देखो, पेवा, ठीक है, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद। तो ब्रह्म सरोवर तीर्थ स्थल कहाँ रहेगा? तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र में कौन सा ब्रह्म जो तीर्थ रहेगा? ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्म सरोवर का जो बात करूँ ना, प्राचीन समय में मोहम्मद गजनवी ने जब थानेसर पर आक्रमण किया था ना 1014 में, तब इनके साथ कौन आया था? अलबुर्नी नामक लेखक आया था, विद्वान अलबुर्नी। ठीक है। और इसने क्या किया था? इसकी पुस्तक थी तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। इसमें किसका वर्णन किया था? ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया था। ठीक है। ब्रह्म सरोवर कहाँ रहेगा? तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। अगर पेवा की बात करें ना, पेवा का जो प्राचीन नाम है ना, पृथक प्राचीन नाम रहेगा। ठीक है। पृथक कौन सा नाम रहेगा? प्राचीन नाम रहेगा। अगर पांडु पिंडारा तीर्थ आ जाए वो कहाँ रहेगा? वो जींद के अंदर रहेगा। पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल कहाँ रहेगा?
जींद के अंदर रहेगा, यानी खांसी अभी तक बाकी है, ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो पांडु पिंडारा कहाँ रहेगा? जींद के अंदर रहेगा। और ऑप्शन कौन सा था? कैथल था। कैथल में कौन सा तीर्थ स्थल है? नवग्रह कुंड। नवग्रह कुंड के कारण कैथल क्या कहते हैं? छोटा काशी भी कहते हैं भी, छोटा काशी कहते हैं। महाभारत की युद्ध के बाद में श्री कृष्ण के कहने पे युधिष्ठिर ने क्या किसका निर्माण किया था? नवग्रह कुंड का निर्माण किया था। और ये कहाँ रहेगा? ये कैथल के अंदर रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन से हम और क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा था? हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी और हिंदी। तो हरियाणा की राजभाषा कौन सी रहेगी? तो वो रहेगी हिंदी। हरियाणा की राजभाषा हिंदी रहेगी, ठीक है। अगर दूसरी भाषा आ जाए ना, तो सबसे पहले क्या किया था बंसीलाल ने? बंसीलाल ने दूसरी भाषा किसे घोषित किया था? बंसीलाल ने दूसरी भाषा किसे बनाया था? तमिल को बनाया था। लेकिन 2010 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कौन सी बना दिया? पंजाबी बना दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरी भाषा किसे बना दिया? पंजाबी को बना दिया। यानी हरियाणा की राजभाषा कहें तो कौन सी रहेगी? हिंदी रहेगी। दूसरी भाषा बंसीलाल ने कौन सी बनाई थी? तमिल बनाई थी। लेकिन 2010 के अंदर हुड्डा ने कौन सी बना दिया? पंजाबी बना दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? प्राचीन स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ रहेगा? तो राखी गढ़ी रहेगा हिसार के अंदर, प्राचीन स्थल। अगर मिथाथल आ जाए, पूछा गया क्वेश्चन, सही मिलान करो, मिथाथल, तो ये रहेगा भिवानी के अंदर। अगर कुनाल, बिरडाना, ठीक है, बन्ना वाली, तो ये कहाँ रहेंगे? ये फतेहाबाद में रहेंगे भाई। कहाँ रहेंगे? फतेहाबाद में रहेंगे, ठीक है। और फरवाना खास और गिरावड़ ये कहाँ रहेंगे? रोहतक के अंदर। फरवाना, फरवाना खास और गिरावड़ ये कहाँ रहेंगे? ये रोहतक के अंदर रहेंगे, ठीक है। और कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में कौन सा है वो आप मेरे को कमेंट करके बताना। और बालू है ना, बालू प्राचीन स्थल, ये कैथल में रहेगा। बालू प्राचीन स्थल का रहेगा? कैथल के अंदर रहेगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भाई जो राखी गढ़ी प्राचीन स्थल है वो किस जिले के अंदर है? तो वो रहेगा हिसार के अंदर। और एक और भी है शीशवाल, जो चोटांग नदी के किनारे था, शीशवाल, ये कहाँ रहेगा? ये भी हिसार में रहेगा। मिथाथल कहाँ रहेगा? हिसार जो भिवानी के अंदर रहेगा। कुनाल, बिरडाना, बन्नावाड़ी कहाँ रहेंगे? फतेहाबाद के अंदर रहेंगे। फरमाना खास और गिरावड़ कहाँ रहेंगे? रोहतक में रहेंगे। बालू जो प्राचीन स्थल है वो कहाँ रहेगा? कैथल के अंदर रहेगा, ठीक है। अगर वो अभी अगर प्राचीन स्थल आ जाए ना तो वो भी कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा की किस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? तो ऑप्शन देखो इसमें, रोहतक, कैथल, नहीं, रोहतक, कुरुक्षेत्र, जयंतपाली और सिरसा। तो यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसने हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। कब? 1956 के अंदर रखी थी। और पहला विभाग कौन सा था इसका? संस्कृत विभाग था। पहला विभाग कौन सा था? संस्कृत विभाग था, ठीक है। अगर ठीक है। और जींद में कौन सा है? चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? जींद के अंदर रहेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन कौन सा है? सिरसा। सिरसा में कौन सा है? चौधरी देवीलाल, देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? सिरसा के अंदर रहेगा। और कौन सा है? रोहतक। रोहतक में कौन सा है? महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। और बीडी शर्मा, बीडी शर्मा जो क्या थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, जिनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध था बेरीगांव झज्जर से। तो ये विश्वविद्यालय कहाँ रहेंगे? रोहतक के अंदर रहेंगे। रोहतक के अंदर दो रहेंगे, महर्षि दयानंद और बीडी शर्मा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के अंदर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? तो वो थे के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव 1956 के अंदर संस्कृत विभाग से शुरू हुआ था। और चौधरी रणवीर सिंह जो विश्वविद्यालय ये कहाँ रहेगा?
ये रहेगा जींद के अंदर, ठीक है। और जयंतपाली से मैं एक बात और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जयंतपाली एक महेंद्रगढ़ के अंदर भी है, वो आप मेरे को बता देना कौन सा विश्वविद्यालय है वहाँ पे, आप एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर एयरलाइंस का मुख्यालय हरियाणा के किस शहर में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो मुख्यालय ना, हेड ऑफिस, वो कहाँ रहेगा, तो वो ऑप्शन देखो इसमें से, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत। तो कहाँ रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा जो मुख्यालय, हेड ऑफिस कहाँ रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का, तो वो रहेगा गुरुग्राम में। जो विश्व की जो अगर 100 टॉप कंपनियों की बात करूँ ना, तो उसमें लगभग 90% जो हेड ऑफिस है ना, कहते वो कहाँ रहेंगे, गुरुग्राम के अंदर रहेंगे, ठीक है। अगर मैं डीएलएफ का बात करूँ, डीएलएफ का मुख्यालय, तो वो भी कहाँ रहेगा, गुरुग्राम के अंदर रहेगा। और कौन सा गुरुग्राम के अंदर, सहारा वैली और लेजर वैली, तो इनका मुख्यालय भी कहाँ रहेगा, इनका मुख्यालय भी गुरुग्राम के अंदर रहेगा। सहारा वैली और लेजर वैली, ये इन कंपनियों का भी मुख्यालय भी कहाँ रहेगा, गुरुग्राम के अंदर रहेगा, ठीक है। डीएलएफ का जो मुख्यालय वो भी गुरुग्राम के अंदर, यानी पूछा गया क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ रहेगा, गुरुग्राम के अंदर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, देवी शंकर प्रभाकर, जगत जाखड़, अनूप सिंह, सुनील दत्त। हरियाणवी फिल्मों की बात करें तो हरियाणवी फिल्मों में सबसे चर्चित नाम कौन सा रहा था, जगत जाखड़, जिसने चंद्रावण में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, जगत जाखड़ ने, ठीक है। और इनका संबंध कहाँ से था, इनका संबंध झज्जर से था। कहाँ से था, झज्जर, इनका संबंध कहाँ से था, झज्जर से था, ठीक है। यानी कि किशन कहता है हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं, तो जगत जाखड़ माने जाते हैं। और प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे, तो वो थे देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर कौन थे, प्रथम फिल्म निर्माता, प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे, देवी शंकर प्रभाकर थे। अगर प्रथम निर्देशक आ जाए तो वो कौन थे, आनंद कुमार, आनंद कुमार प्रथम निर्देशक थे, यानी निर्देशक कौन थे, आनंद कुमार। अगर प्रथम निर्माता आ जाए तो वो कौन थे, देवी शंकर प्रभाकर, यानी निर्देशक थे, ठीक है। और बात करूं और ऑप्शन कौन से है, सुनील दत्त भी है, देवी शंकर प्रभाकर की बात कर ली, तो सुनील दत्त का संबंध कहां से था, तो सुनील दत्त का संबंध, तो इनका संबंध था यमुनानगर से, ठीक है। जो बॉलीवुड के अंदर अभिनय का काम करते थे, कौन, सुनील दत्त। और वेद गांधी की जिक्र आ जाए ना, वेद गांधी भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया वेद गांधी का, तो इनका संबंध भी कहां से था, यमुनानगर से था, ठीक है। वेद गांधी का संबंध कहां से था, यमुनानगर से था। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है। जो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र वो कहां पे रहेगा, वो रहेगा पिंजौर पंचकुला के अंदर। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये कहाँ रहेगा, पिंजौर में रहेगा भी। और पिंजौर में कौन सा फीसेंट प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा, पिंजौर में रहेगा। चिड़िया प्रजनन केंद्र आ जाए तो, चिड़िया प्रजनन केंद्र ये मोरनी के अंदर है दोनों भाई, मोरनी की पहाड़ियों के अंदर कौन सा रहेगा, फीसेंट प्रजनन केंद्र है। और जो चिड़िया प्रजनन केंद्र ये कहाँ रहेंगे, ये रहेंगे ये मोरनी की पंचकुला के अंदर रहेंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा, तो ये पिंजौर के अंदर रहेगा, ठीक है। अगर आज एक काला तित्र प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर, पीपली कुरुक्षेत्र में, पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा, ठीक है। और भैंस प्रजनन के अंदर, सूअर प्रजनन के अंदर, भेड़ प्रजनन के अंदर ये कहाँ रहेंगे, ये हिसार के अंदर रहेंगे। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन के अंदर मैंने आपको बता दिया पिंजौर पंचकुला के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन रिलेट किए हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा।
यानी कौन सा सेनापति था जो दक्षिण भारत पे आक्रमण किया और धन संपत्ति लूट के लेके आया, मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में। अगला क्वेश्चन कौन सा है? उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बेमुश्किल पढ़ या लिख सकता था, परंतु उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो रहते थे। तो अमीर खुसरो है ना, ये कहते हैं भी 8 सुल्तानों के दरबार में रहे थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, देखो ऑप्शन में कौन सा इसमें? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की बात करें ना तो हुमायूं को हराने के बाद में कौन आया था? शेरशाह सूरी, सूर्यवंश आया था। नहीं, फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक का भाई था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था कौन? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन रहता था? अमीर खुसरो रहता था। और इसने तबला और जो सितार का जो आविष्कार वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसे क्या कहते थे? तोता ए हिंद। तोता ए हिंद किसे कहते थे? अमीर खुसरो को कहते हैं। जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था, दक्षिण भारत में किसने आक्रमण किया था, सेनापति कौन था? तो इसका वो था ऑप्शन, देखो उसमें क्या था? बलबन, नसरुद्दीन, मलिक काफूर और जलालुद्दीन। जलालुद्दीन था ना, वो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, जिसे ये खुद 1296 के अंदर मार के और राजा बना था। और 1296 से और ये 1316 तक राजा बना था। ठीक है, और इसका जो सेनापति तो कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर सेनापति था। ठीक है, मलिक काफूर सेनापति था, जिसने कहते हैं रुद्र प्रताप देव पे आक्रमण किया था और वहां से क्या लिया था? इसने कोहिनूर हीरा लूट के लेके आया था। कौन था? मलिक काफूर। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव पे आक्रमण किया था इसने। ठीक है, तो यानी मलिक काफूर ने लूटा था। और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? सीरी का किला किसने बनवाया था? सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हौज खास और अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया था। घोड़ा दागने की प्रथा भी किसने अपनाई थी? और उलिया दागने की प्रथा भी वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। जैसे इंडिया जीके की बात करें तो उसमें और अच्छी डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? पहले जो क्वेश्चन था ना हमारा पिछली क्लास में, उस पर डिस्कस कर लेता हूं। अकबर खालिस्तान का पुत्र था, ये क्वेश्चन था भाई। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था भाई, हुमायूं का पुत्र था। और ऑप्शन में कौन था? बाबर, शाहजहां और कौन था? हर्षवर्धन। ठीक है, हुमायूं पहले बाबर की बात करें, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी के साथ। और बाबर युद्ध जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद क्या कहता है? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कहाँ करता है? पानीपत के अंदर कहते हैं। हुमायूं की बात करें ना तो ये बाबर के मरने के बाद जो दिल्ली का राजा बनता है, कौन बनता है? हुमायूं बनता है। और दीनपना की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है 1556 के अंदर। और चौसा के युद्ध जो शेरशाह सूरी के हारने के बाद 1540 में ये भारत छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद में कहते हैं जो अमरकोट का राजा था वीरसाल, उसके महल के अंदर किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध किसने लड़ा था? अकबर ने लड़ा था 1526 के अंदर, 1556 के अंदर। 1526 में तो ये लड़ा था बाबर ने, और 1526 में दूसरा युद्ध लड़ा था एम्मू के साथ। और अकबर की तरफ से जो सेना का नेतृत्व किया था वो बैरम खान ने किया था। ठीक है, बैरम खान ने किया था। और एम्मू की आंख में तीर लग गया था। और इसकी जो न्यूज़ दी थी वो शाह कोहली ने दी थी बैरम खान को, भाई एम्मू की आंख में तीर लग गया और वो हाथी से गिर गया है। और बैरम खान ने क्या किया था? एम्मू की हत्या कर दी थी। और उसके बाद में अकबर ने क्या किया था? जो नारनौल की जो क्षेत्र था ना वो दान में किसे दिया था? शाह कुली को दिया था। और शाह कुली का मकबरा कहाँ रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। ठीक है, और शाहजहां की बात करें ना तो शाहजहां ने जो तख्त ए ताउस था ना, तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन कहते हैं, ताउस, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और इसका जो कलाकार था वो बेबादल खां था, बेबादल खां था। ठीक है, और इसने क्या बनवाया था? इसने आगरा के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और इसने जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर कहते हैं किसने बनवाई थी?
तो वो शाहजहां ने बनवाई थी। और जो तख्त ताउस था ना, ये सब जो 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था ना मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में, तो नादिर शाह तख्त ताउस और मयूर शासन यहाँ से लेके चला जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला से लेके चला जाता है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन, ये प्रीवियस जो क्लास थी ना उसका था, जिसमें किसने सही जवाब दिया था, इसमें नीरज भाकर, तरुण चोकर और पिंकी शर्मा ने सही जवाब दिया था कमेंट करके। ठीक है, मैंने इसमें पूछा गया है जो मैंने 7 वन्य जीव बारे में बताया, 8वां कौन सा है वो आप कमेंट करके बता देना, अगली क्लास में उनका नाम लूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, कौन सा राज्य भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा विभाजित नहीं होता। सबसे पहले तो ये बता दूं, जो कर्क रेखा है ना वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें पूछा भाई कौन सा राज्य नहीं आता, तो उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो इसमें कौन सा राज्य नहीं आता वो देखो एक बार। तो इसमें कौन सा राज्य नहीं आता, पहले देखो उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। पहले मैंने बता दिया जो कर्क रेखा ना वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं आता, तो वो कौन सा नहीं आता, उड़ीसा के अंदर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो 8 राज्य में कौन कौन से रहेंगे, 3 तो हमें पता चल गया भाई, ये गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल रहेगा। और कौन सा रहेगा, तो इसमें रहेगा मध्य प्रदेश, झारखंड, झारखंड। ठीक है, झारखंड। और कौन से रहेंगे, त्रिपुरा, मिजोरम और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। यानी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती, गुजरात के बाद में राजस्थान, फिर आ जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश क्रॉस करने के बाद वो 2 राज्य आ जाएंगे, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी 8 राज्यों से भारत के कर्क रेखा गुजरती है। तो यानी 8 के 8 आप याद कर लेना, अगले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, बता दिया करो भाई कमेंट करके भी क्लास अच्छी है या नहीं। ठीक है, मेरा भी हौसला बना रहे। क्लास देख रहा हूँ 30-32 मिनट की हो चुकी है, कहीं ज़्यादा लंबी क्लास बन रही है तो वो भी बता दिया करो। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, तो वो कौन सा था, पहले 370 था लेकिन अब ये अनुच्छेद हटा दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पे एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और अगला क्वेश्चन कौन सा, निम्न में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे, लेकिन अब कितने हैं, अब 6 रह गए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। तो इसमें संपत्ति का अधिकार ना वो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार जो 19 का और अनुच्छेद कौन से थे, अनुच्छेद 31, ये दोनों हटा के क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया, 300A में ले गया भाई, अनुच्छेद 300A के अंदर। यानी दोनों जो अनुच्छेद थे ना संपत्ति के अधिकार के, ये दोनों कहाँ ले गए, 300A के अंदर ले गए। अब बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये किस अनुच्छेद के अंदर है, 23 और 24 के बीच, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, 23 और 24 में। और बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार, ये कब कहाँ से कहाँ तक है, ये रहेगा 19 से 22 तक। कौन सा रहेगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगर बात करें जो संपत्ति का अधिकार था ना, ये कहाँ से कहाँ तक कर दिया, 44 में संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था 1978 के अंदर, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर। यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार वो कौन से है, 19 से 22 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, ये 23 से 24 तक रहेंगे। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है ना, ये रहेंगे 29 और 30 में, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार एवं शैक्षणिक अधिकार, ये किस में रहेंगे, ये 29 और 30 में। ठीक है,
एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर अनुच्छेद करवा दो। मैं एक क्लास के अंदर ही सारे अनुच्छेद करवा दूंगा आपको अच्छी तरह से, और वो क्लास देखने के बाद आपके सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ते रहेंगे, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी पहले मूल संविधान में 365 थे, अब 465 प्लस हो गए हैं, तो सारे याद नहीं करें, लेकिन इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है ना वो कर लेंगे हम। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? तो राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक की रचना किसने की थी? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जनगण मन अधिनायक की जो राष्ट्रीय गान है ना, उसकी रचना किसने की थी? राष्ट्रीय गान की रचना तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और पहली बार कब गाया गया था? तो ये 1911 में कलकत्ता में गाया था, 27 दिसंबर को 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी एक रचना गीतांजलि के कारण क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि का 1913 के अंदर नोबेल प्राइज मिला, साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसने क्या किया था? बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गाना ना कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर है। और इनके एक शिष्य थे जिनका क्या नाम था? आनंद समरकून। इसने क्या किया था? नमो नमो माता, जो श्रीलंका का राष्ट्रीय गान था, नमो नमो माता, नमो नमो माता। जो कौन थे? आनंद समरकून। इन्होंने क्या किया था? जो रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? शिष्य थे। इन्होंने श्रीलंका का राष्ट्रीय गान लिखा था। और बाद में क्या किया? श्रीलंका सरकार ने नमो नमो माता की जगह श्रीलंका कर दिया, भाई नमो नमो श्रीलंका। तो इस बात का इन्हें बगैर पूछे किया था, तो इन्होंने क्या की थी? आत्महत्या कर ली थी। तो यानी श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गाना ना, उसमें भी रविंद्रनाथ टैगोर का सहयोग रहा है। तो इनके जो शिष्य थे ना, आनंद समरकून, उन्होंने लिखा था नमो नमो माता, लेकिन श्रीलंका सरकार ने नमो नमो श्रीलंका कर दिया इनसे बगैर पूछे हुए, तो इसलिए इन्होंने क्या की थी? आत्महत्या कर ली थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 के अंदर जो राष्ट्रीय गान था, 1911 के अंदर कलकत्ता में पहली बार गाया गया था, कलकत्ता के अंदर। गीतांजलि जो इनकी जो रचना थी, उसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, जो जॉर्ज पंचम ने दी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया था? जो रोलेट एक्ट था इनके विरोध में, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, नाइट जो वुड की उपाधि थी वो वापिस कर दी थी। और बात करूँ ना, जो राष्ट्रीय गान है, ये हमारा जो संविधान सभा थी, उन्होंने कब इनको स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? बहुत डीप क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जाम के अंदर। इंडिया जी की बात करें या वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो भी, यानी कौन था? रोमन शासक जूलियस सीजर, जूलियस सीजर की हत्या कब की गई थी? तो 44 BC बिफोर कास्ट, यानी ईसा पूर्व इसकी हत्या की गई थी। इसके बारे में एक बार विकिपीडिया पर सर्च मार के पढ़ना, मैंने पढ़ा है, लेकिन इनकी डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा जब तक आप नहीं पढ़ेंगे। अगली क्लास के अंदर कोशिश करूंगा भाई, अगर फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो फिर बताऊंगा। जूलियस सीजर है ना, इसकी जो हत्या वो कब की गई थी? 44 BC बिफोर कास्ट की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? किस ग्रह के दो लघु उपग्रह फाबोस और डिबोस है? फोबोस और कौन से है? डिबोस। यानी किस ग्रह के उपग्रह है? तो ये मंगल ग्रह के रहेंगे, भी मंगल ग्रह के रहेंगे, जिसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। जो पृथ्वीवासी है ना, वे मंगल ग्रह पे जीवन की खोज कर रहे हैं, लेकिन अब तो इनके लिए मुश्किल हो गया भाई, पृथ्वी के अंदर भी अपना जीवन कैसे बचाया जाए। तो यानी अब इनके लिए मुश्किल हो गया है। ये मंगल ग्रह पे भी जीवन की खोज कर रहे थे, अरे पहले यहाँ धरती पे तो बचा लो। ठीक है। और बात करें ना, इनको लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इन्हें क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और ये अपने अक्ष पे ना 25 डिग्री झुका हुआ है,
तो इसी ग्रह के ऊपर पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन भी होता है मंगल ग्रह के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फीफा खेल, फीफा कप है, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, साफ नहीं है। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है? हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। तो फीफा कप है ना, ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से रहेगा। फुटबॉल से, ठीक है। और फुटबॉल से कौन सा क्वेश्चन पूछा? टूरंड कप और यूरो कप। टूरंड कप है और यूरो कप, ये किससे रहेंगे? फुटबॉल से संबंधित रहेंगे। आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ, खेल, खिलाड़ी और संबंधित ट्रॉफी, पुस्तक और लेखक। ठीक है, देश की राजधानी, संसद और करेंसी, इनसे हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम उठा लो, इन टॉपिक से हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है। हाँ, एक दिवस के ऊपर भी, दिवस के ऊपर भी यानी क्वेश्चन आते हैं। ये आप स्टैटिक्स जीके के अंदर याद कर लो। ठीक है, और कुछ क्या था इसमें क्वेश्चन में? फीफा कप किस खेल से संबंधित है? और बात करूं ना, देवधर ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ये भी पूछी गई थी। तो ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। देवधर और ईरानी ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से रहेगी भी। ठीक है, ये तो था खेल और उससे संबंधित। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्रासिलिया। ब्रासिलिया, ये कहाँ की राजधानी है? ये ब्राजील की राजधानी रहेगी। आ गया ना क्वेश्चन? यानी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक्स जीके के अंदर अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? क्लास अच्छी लगे ना तो बताया करो भाई। ठीक है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क, उड़ीसा में रहेगा। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क, उड़ीसा के अंदर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर रहेगा। खजुराहो का मंदिर पूछ लिया जाए तो वो क्या रहेगा? खजुराहो का मंदिर, तो ये मध्य प्रदेश में रहेगा। खजुराहो का मंदिर कहाँ रहेगा? मध्य प्रदेश के अंदर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा? संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा को संयुक्त रूप से, लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को संयुक्त रूप से। तो जो उच्च सदन है ना, उस निम्न सदन तो लोकसभा को कहते हैं और राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। यानी उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। और निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। ठीक है, अगर राज्यसभा का जिक्र आ जाए ना तो अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 80 में। और जो निम्न सदन है लोकसभा, इसका किस अनुच्छेद में है? तो 81 के अंदर रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है? ये थे भाई अपने इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, और अगली क्लास के अंदर जो मैंने बताया उसके बच्चों के नाम भी लूँगा। उम्मीद करता हूँ भाई घर पे सब सुरक्षित होंगे। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और मेहनत करते रहो। मैं हर क्लास के अंदर कहता हूँ, ये जो मेहनत है ना, यही अपने साथ चलेगी, यही हमें रिस्पेक्ट दिलाएगी। ठीक है, अगर आप आज कामयाब हो ना तो आप लोग, आपकी इज्जत भी समाज के अंदर अच्छी रहेगी, लोग आपसे पूछेंगे। अगर आप आज कामयाब नहीं हो ना तो कोई नहीं पूछता। ठीक है, अगर एक घर के अंदर 2 बहनें हैं ना, उनमें से एक जॉब लग जाती है ना तो सभी घर वाले उससे पूछ के बात काम करते हैं। अगर दोनों की शादी हो जाती है ना तो वो
जब लड़की दोनों घर पे आती है ना, तो जो घर वाले उनको सूट देते हैं ना, उसमें भी डिफरेंस मिल जाएगा आपको। क्योंकि जो जॉब लगी होगी ना उसको 1500 2000 का सूट मिलेगा, लेकिन जो जॉब नहीं है ना उसको आपको 200-300 रुपये का सूट मिलेगा, ठीक है। और फिर बात करें कोई भी घर में काम होना, तो जॉब लगी है ना उसको पहले पूछेंगे, जॉब नहीं ना उसको नहीं पूछेंगे। तो अपना जो स्टैंड है ना, स्टेटस बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो बच्चा खुद पे मेहनत कर रहा है ना, आने वाले एग्ज़ाम उसके 100% क्लियर होंगी। और जो बच्चा अब टाइम पास कर रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या उस पर लगा लो इंस्टाग्राम पे, तो आने वाले जो टाइम है ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जब बहुत ही कम रह चुकी है, क्योंकि निजीकरण कर दिया सरकार ने, और जो बाकी बच्चे हैं ना, जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो ले जाएगा। तो आने वाले जो फ्यूचर है ना, भविष्य अपना सुधारने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं रेगुलर आपको क्लास दूंगा। लॉकडाउन के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने घर के अंदर स्टूडियो शिफ्ट कर लिया है। रेगुलर पूरे लॉकडाउन, चाहे महीना चले चाहे 10 दिन चले, आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आपको क्लास कंटिन्यू देता रहूँगा। जैसे थोड़ा सा और सुधार होने दो, मेरी खांसी में आपको पता है हर वीडियो के अंदर खांसी आ रही है, जैसे ही खांसी की सुधार हो जाएगी तो इंडिया जीके भी हम लेके आएंगे, अच्छी वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। और आपका जो लेवल है ना जीके का इतना बढ़िया बन जाएगा, आप अगर क्लास लगातार ले रहे हो तो उम्मीद करता हूँ पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं दे रहा, लगभग 1 घंटे की, अगर मुश्किल से 1 घंटे की बनती है, बाकी 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट की बनती है। उम्मीद करता हूँ भी घर पे पढ़ते रहे होंगे, स्वस्थ रहते होंगे। हाँ, कोरोना से बच के रहो भी। जो गांव में एंट्री कर चुका है, तो क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बता देना। एक रिक्वेस्ट की थी, वो आपने अभी तक तो उसका रिस्पॉन्स आया नहीं, हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में उसका रिस्पॉन्स आ जाए, तो उम्मीद करूँगा। तो इसी शब्दों के साथ क्लास का एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।